गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, अभी तक इतिहास के अध्ययन क्रम में हम लोग पढ़ चुके हैं 544 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय, जो लगभग बिंबिसार से लेकर हर्षवर्धन के कार्यकाल तक को दिखाता है। आज हम लोग परिचय करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, जिसका समय काल लगभग माना जाता है अरब आक्रमण अर्थात 712 से लेकर 1707 तक का। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि क्या परिचय है 712 से लेकर 1707 तक का। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ जो माना जाता है वह अरब या मुस्लिम के सफल आक्रमण के समय, प्रथम सफल आक्रमण के समय को, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था, जबकि ठीक इसके बाद तुर्क आक्रमण होता है, जो प्रथम तुर्क आक्रमण के रूप में जाना जाता है, सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था पंजाब के विरुद्ध। फिर हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास में गजनवी आते हैं, जिनका उद्देश्य भारत में आक्रमण करना, प्रारंभिक समय में धन लूटना था, जो लगभग 1000 से 1027 तक के बीच में 17 बार आक्रमण करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं गोरी आते हैं भारत में, और उनका उद्देश्य धन लूटना नहीं, मुस्लिम राज्य स्थापित करना होता है, जो लगभग 1175 में मुल्तान पर, फिर 1178 में गुजरात के पाटन पर, फिर 1191 और 92 में तराइन का युद्ध, और 1194 में चमदावर का युद्ध करते हैं। और इसी युद्ध के बाद माना जाता है कि भारत में, भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, और उस सत्ता का नाम सल्तनत काल या सल्तनत युग से, जिसका प्रारंभ 15 मार्च 1206 और अंत 1526 में हो जाता है। इसमें कई वंश शासन करते हैं, जो क्रमशः हम देखते हैं कि है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। गुलाम वंश जो 1206 में सल्तनत के साथ प्रारंभ होता है। फिर हम लोग देखते हैं खिजली वंश, फिर देखते हैं सैयद वंश, फिर हम लोग देखते हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश के बाद अंतिम सल्तनत वंश लोदी वंश होता है। लोदी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी को युद्ध में पराजित करके बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है, तब 1526 में। और यह मुगल वंश कब तक चला होता है? 1857 तक। हम लोग बात करते हैं मुगल वंश का, तो चूंकि अभी हम लोग परिचय ले रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का, तो मुगल वंश का वह काल जो बाबर से प्रारंभ होकर औरंगजेब तक होता है, उसे हम लोग मुगल काल के नाम से जानते हैं, या पूर्व मुगल काल के नाम से, जिसका प्रारंभ काल 1526 से और अंत 1707 तक को माना जाता है। इस समय मुगल अच्छी स्थिति में होती है, जबकि इसके बाद का काल 1707 के बाद का काल उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, जिसका परिचय हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे। लेकिन इसी समय, जिस समय सल्तनत युग की स्थापना हो रही होती है, दक्षिण भारत में कुछ साम्राज्य का उदय हो रहा होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि विजय
विजयनगर का साम्राज्य और बहमनी का साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी का साम्राज्य। चूंकि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य एवं उत्तर या भारत के सल्तनत युग में हम लोग देखते हैं तो एक समय आता है जब 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भक्ति का एक परंपरा, भक्ति आंदोलन के रूप में मिलता है, जिसे भी हम लोग इतिहास के अध्ययन करने पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन अब आते हैं मुगल काल पर। तो मुगल काल में 1526 से 1707 तक की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। फिर बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी युद्ध करके हुमायूं को भारत से बाहर निकाल देता है। फिर देखेंगे कि हुमायूं किस तरह से भारत में फिर से वापस आके मुगल वंश को स्थापित करता है और फिर अपने पुत्र अकबर को शासक बनाता है। फिर अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब भारत पर क्रमशः शासन करते हैं। तो इसको हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे उत्तर मुगल काल का, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत का जो इतिहास है प्रवेश कर चुका होगा आधुनिक भारतीय इतिहास में, जिसका अध्ययन 1760 से लेकर लगभग 1964 तक के समय को माना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के परिचय का। आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग उत्तर मुगल काल, कंपनी का आगमन और विभिन्न क्षेत्रीय शासक एवं संघर्ष से जोड़कर देखते हैं, जिसके साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद का भी उदय होता है और विभिन्न आंदोलन इनसे जुड़े होते हैं। तो देखते हैं हम लोग औरंगजेब के बाद का मुगल काल, उत्तर मुगल काल। 1707 के बाद बहादुर शाह का शासन आता है, जिसे शाहे बेखबर या मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 1707 से 12 तक माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जहांदार शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। इनका समयकाल 1712 से 1713 के बीच है। जबकि इसके बाद इतिहास में फर्रुखसिंह, जिन्हें घिरनी कायल के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, कार्यकाल है इनका 1713 से 19 तक ये शासन करते हैं। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक होते हैं जिनकी मृत्यु अल्पकाल में ही हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद रंगीला, जिनका समय 1719 से 1748 तक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अहमद शाह का। अहमद शाह का समय 1748 से 1754 है। जबकि इसके बाद आलमगीर द्वितीय का समय आता है 1754 से 1758 तक के समय को आलमगीर द्वितीय का समय माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का समय 1759 से 1806 तक के समय को माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
द्वितीय का, जिसका समय है 1806 से 1837। इसके बाद अंतिम मुगल साम्राज्य के सम्राट बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, जिनका समय 1837 से 1857 तक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है एवं भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के स्वरूप में प्रारंभ होता है। चूंकि उत्तर मुगल काल के समय ही भारत में विभिन्न यूरोपियन कंट्री व्यापार के माध्यम से, व्यापार के उद्देश्य से भारत में धीरे धीरे प्रवेश करती है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा पहुंचती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डच, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आती है। उसके बाद देखते अंग्रेज कंपनी, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, 1602 में भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी, जो भारत में 1664 में व्यापार के उद्देश्य से आती है। तो विभिन्न समय और परिस्थिति के परिणाम स्वरूप भी अंततः भारत में कंपनी शासन स्थापित करने में सफल होती है। तो अब हम देखेंगे मित्रों कंपनी शासन का क्रमिक विकास। सबसे पहले कंपनी शासन में कंपनी गवर्नर के रूप में 1757 से 72 तक रहती है। फिर कंपनी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 72 से 1833 तक बनती है। फिर कंपनी बंगाल के गवर्नर जनरल से अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1833 से 1858 तक स्वरूप प्राप्त करती। उसके बाद कंपनी पूर्णतः अपने हाथ में शासन लेती है और भारत के वायसराय नियुक्त करती है और 1858 से 1947 तक कायम रहती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1947 में कंपनी के जाने के पश्चात भारत का विभाजन होता है और भारत में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है और भारत एक स्वतंत्र राज्य का स्वरूप प्राप्त करता है। परंतु इसी समय कंपनी के शासन या ब्रिटिश शासन के विरोधाभास स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, विभिन्न संघ का निर्माण होता है एवं इसके विरोधाभास स्वरूप कई जगह क्षेत्रीय आंदोलन एवं किसान आंदोलन होते हैं, जिसे हम लोग अध्ययनवार विभिन्न अध्याय में अध्ययन करेंगे। और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि जब कंपनी शासन कर रही होती है तो भारत में भारतीयों पे कुछ शासन अधिनियम लाती है, जो भारत में संवैधानिक विकास का आधार बनता है। और इसी समय गांधी युग का प्रभाव देखा जाता है, जिसे हम इतिहास के अध्ययन क्रम में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों हम देखें कि कैसे 544 से लेकर के और 712 तक प्राचीन इतिहास को और फिर 712 से लेकर के 544 ईस्वी पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक, फिर 712 ईस्वी से 1707 तक और फिर 1707 से लेकर 1964 तक के इतिहास भारत को अलग अलग स्वरूप में दिखाता है और अंततः आज के भारत का निर्माण होता है। मित्रों हम 3 क्लास में ये देखे हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास किस स्वरूप में
है। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में विभिन्न खंड का विधिवत अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। परीक्षा उपयोगी संबंध टॉपिक पे विशेषकर हमारा ध्यान रहेगा। यदि आप क्रमबद्ध होकर अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में बहुत लाभदायक होगा ये क्लास। ओके मित्रों, धन्यवाद, बाय बाय।